अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको क्लास मैट्रिक के जनरल ग्रुप के कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर है उसकी इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन देंगे और उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डिफ़ाइन करेंगे। जो आपका पेपर है क्लास मैट्रिक का कंप्यूटर का जनरल ग्रुप का वो 75 मार्क्स का है और 25 मार्क्स के जो है वो आपके GW बेसिक के प्रैक्टिकल्स होंगे। मार्किंग स्कीम जो है वो आपकी कुछ इस तरह से है कि सेक्शन ए जो है उसमें आपके पास MCQs होंगे और पेपर में 50% MCQs आने, इसलिए 37 आपके MCQs हैं और उनके मार्क्स भी 37 हैं। इसी तरह सेक्शन बी के अंदर आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें से सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो इसके टोटल 24 मार्क्स हैं। और सी सेक्शन के अंदर आपके पास 4 में से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने और उसकी मार्किंग जो है वो 12 है, यानी 6 मार्क्स का एक है। तो हाफ तो आपका पेपर MCQs पे बेस करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन ए है। अच्छा भाई, तो पहला MCQs अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सेक्शन ए से। और पहला MCQs जो है वो हमसे कहता है विच कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। यहाँ ये बात आप याद रखिएगा कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है GW बेसिक। तो इसमें MCQs में और क्वेश्चन आंसर्स में जो भी आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपकी GW बेसिक ही से रिलेटेड होंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ कह रहे हैं कौन सी कमांड है जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर GW बेसिक में वो रन कमांड होती है, या F2 प्रेस करके जो है वो शॉर्टकट की से भी ये जो है कमांड रन कर जाती है। सेकंड MCQs में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेक्टर्स एंड ट्रैक्स ऑन अ डिस्क इज़ नोन एज। ये कौन सा प्रोसेस है जिससे आपके जो है ना जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क उसके ऊपर सेक्टर्स और ट्रैक्स बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फॉर्मेटिंग कमांड। तो फॉर्मेटिंग कमांड जो आप यूज़ करते हैं उसकी मदद से आप अपनी डिस्क को यूज़ के काबिल बनाते हैं और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स और ट्रैक्स यानी कि उसके ऊपर पूरी मैपिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। नंबर थर्ड कहता है अनदर नेम ऑफ फिक्स्ड डिस्क इज, कि फिक्स्ड डिस्क को क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपके सिलेबस में एक थी फ्लॉपी डिस्क और दूसरी थी हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी जो डिस्क होती है वो काफ़ी जो है बेंडेबल होती है, सॉफ्ट मटेरियल की होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है वो तो ज़रा सी बेंड नहीं होगी बल्कि वो तो सर फाड़ सकती है किसी का। तो हार्ड डिस्क जो है वो फिक्स डिस्क का दूसरा नाम होता है। फोर्थ MCQs में कहता है टू रिमूव एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी भी प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करने को क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, वो है डिबगिंग। डिबगिंग का ही मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को रन करते हैं और उसमें आने वाले मुख्तलिफ सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स को जो है फिर करेक्ट करते जाते हैं। नंबर फिफ्थ MCQs कहता है इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या कंप्यूटर को करना चाहिए, उसका क्या मतलब है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम की डेफिनेशन यही होती है कि प्रोग्राम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि भाई आपने करना क्या है। नंबर 6 में कहते हैं डाटा स्टेटमेंट इज़ यूज्ड विद दिस स्टेटमेंट, कि GW बेसिक के अंदर आप जो डाटा स्टेटमेंट है उसे किस स्टेटमेंट के साथ मिला करके यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रीड स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट्स दोनों आपस में एक साथ यूज़ होती हैं। ठीक है भाई। तो डाटा स्टेटमेंट क्या करती है, ये सिंपली एक डाटा की एक एरे क्रिएट करती है, यानी कि समझ लें एक थैला, एक बॉक्स जिसके अंदर डाटा मौजूद है और उस डाटा को यूज़ करने के लिए आपको जो है कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है, रीड स्टेटमेंट। तो रीड स्टेटमेंट की मदद से वो डाटा जो आपके डाटा स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, इस स्टोर रूम में जो डाटा मौजूद है उसको आप कॉल करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए रीड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज़ होती हैं। नंबर 7 हमसे कहता है इट गेव द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसमें से कौन सी मशीन है जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का कंसेप्ट देती है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, जो कि है एनालिटिकल इंजन। क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो था असल में वो एक ऐसी मशीन थी जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाई तो नहीं थी प्रैक्टिकली, लेकिन जब उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिफाइन किया था तो वो जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के जो मेजर कंपोनेंट्स थे कि हमारे पास इनपुट यूनिट होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा और स्टोरेज यूनिट होगा, वो सारे के सारे चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन के लिए डिफ़ाइन किए थे। तो जनाब ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा, MCQs में हमें अंदाज़ा ये हुआ
कि बहुत सारे MCQs जो आपके क्लास मैट्रिक के जनरल ग्रुप के हैं वो MCQs क्लास 9th के भी जनरल के पेपर में रिपीट हुए। तो 9th मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर ये है कि MCQs की प्रैक्टिस के लिए जितनी भी हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाई हैं क्लास 9 की, मैट्रिक की, साइंस और जनरल दोनों ग्रुप्स की, तो आपका चूँकि टॉपिक्स काफ़ी मिलते जुलते हैं तो आप तमाम के तमाम MCQs जो है जनरल के और साइंस ग्रुप के एक दफ़ा सॉल्व कर लें तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब नंबर 8 हमसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोडिंग। इस MCQs का मतलब ये था कि भाई जो हमारा प्रोसेस होता है कि हम जो लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम लिखने के अमल को हम कोडिंग कहते हैं। और जब उस प्रोग्राम में गलतियाँ आ जाती हैं रन करने के बाद और उसको सही करना हो तो उस प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। नंबर 9 कहता है दिस जनरेशन इज़ कॉल्ड द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि कौन सी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है? तो वो करंट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 10 MCQs में है एल प्रिंट स्टेटमेंट सेंड्स द डाटा टू। कि अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट से पहले एल लगा दें तो वो जो है स्टेटमेंट आपकी जो है प्रोग्राम को कहाँ पर भेजती है? तो एल का मतलब होता है लाइन प्रिंटर, और जब आप नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो GW बेसिक में स्क्रीन पे डिस्प्ले नज़र आता है, और अगर आप एल प्रिंट यूज़ करते हैं तो वो डिस्प्ले प्रिंटर को सेंड हो जाता है और फिर वो प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन प्रिंटर है। नंबर 11 कहता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम इज़ कॉल्ड। तो एल्गोरिथम आप जानते हैं, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आपकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के प्रोग्राम को आप सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो आपने जो प्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाया होता है कि भाई ये प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी जब आप डायग्राम बनाते हैं सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोग्रामिंग का कि अपने प्रोग्राम को, अपने प्रॉब्लम को जो है आपने डिफाइन करने के बाद उसका एक डायग्राम बनानी होती है, उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम ही की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। नंबर 12 कहता है राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये तो दोबारा रिपीट कर दिया, अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि भाई प्रोग्राम के राइटिंग के अमल को कोडिंग कहते हैं, ठीक है। नंबर 13 है द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहते हुए फॉलो करने होते हैं उनको क्या कहा जाता है कंप्यूटर की ज़बान में? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंटैक्स। तो जिस तरह ग्रामर के रूल्स होते हैं इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी रूल्स होते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है और उसकी वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए और उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये जो ग्रामर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उसको सिंटैक्स कहा जाता है। नंबर 14 है द लैंग्वेज यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज कॉल्ड। कि आपके पास नीचे जो है 4 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इसमें से कौन सी है जो ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है? वैसे तो आप इनमें से बिजनेस एप्लीकेशंस बाकी सब पे भी बना सकते हैं, लेकिन एक जो है वो स्पेसिफिकली उसमें ये काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो वो जो है कोबॉल है। क्योंकि इसकी कोबॉल जो है उसका मतलब भी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये बनाई ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिजनेस एप्लीकेशंस जैसे कि सैलरी हो गई, पेरोल हो गया या एम्प्लॉय डाटा हो गया, उस सब की मैनेजमेंट के लिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप इसके ऊपर एप्लीकेशंस आसानी से बना सकते हैं। बाकी सारी तो जनरल पर्पस हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उस पर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए कोबॉल होती है, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। नंबर 15 कहता है और कंप्यूटर स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जो नज़र आ रही होती है हमें इसमें हज़ारों की तादाद में, हंड्रेड्स भी बहुत कम बोला है इन्होंने, हज़ारों की तादाद में क्या होते हैं हमारे पास डॉट्स होते हैं जिनको पिक्सल्स कहा जाता है। और जिस कंप्यूटर स्क्रीन में जितने ज़्यादा आपके मॉनिटर में पिक्सल्स होते हैं उतनी ज़्यादा आपका हाई क्वालिटी डिस्प्ले होता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो था पिक्सल्स। नंबर 16 कहता है वी कैन ड्रॉ सर्किल इन द बेसिक लैंग्वेज बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। अब नीचे कौन सी स्टेटमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है भी सर्किल स्टेटमेंट। सर्किल स्टेटमेंट की मदद से ना सिर्फ सर्किल बल्कि आप इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 17 कहता है द नंबर ऑफ कलर्स इन टेक्स्ट मोड। कि अगर आप GW बेसिक के अंदर अपनी स्क्रीन का टेक्स्ट मोड ऑन कर रखते हैं तो आप टेक्स्ट मोड के अंदर कितने कलर्स यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट मोड से रिलेटेड आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि टेक्स्ट मोड के अंदर 2 तरह से कलर्स को डिफ़ाइन किया जाता है। एक होता है टेक्स्ट का कलर या कैरेक्टर का कलर, जैसे ये जो आपके जितने भी MCQs वगैरह ब्लैक से लिखे हुए हैं तो ये जो कलर है टेक्स्ट कलर कहलाता है, इसको हम जो है कैरेक्टर कलर भी कहते हैं।
या फोरग्राउंड कलर भी कह सकते हैं। एक होता है बैकग्राउंड कलर, जैसे कि आपको यहाँ पीछे स्क्रीन पे पीछे लोगो नज़र आ रहा होगा, लोगो के साइड पे कलर नज़र आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड में जो पेज है ये उसकी कलर स्कीम है। तो ये जो होता है वो कहलाता है बैकग्राउंड कलर। तो हमारे पास जो सबसे मिनिमम जो GW बेसिक के अंदर जो सपोर्टेबल कलर्स होते हैं बेसिकली वो सिर्फ 16 होते हैं। उसके बाद ये 16 कलर्स जो होते हैं ये टेक्स्ट के लिए होते हैं, कि टेक्स्ट के लिए आप 16 कलर पैलेट्स में से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड के लिए आपके पास अवेलेबल कलर्स टेक्स्ट मोड के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ 8। ठीक है भाई। और टेक्स्ट मोड याद रखें, ये वो मोड होता है जिसके ऊपर आप ग्राफिक्स वगैरह जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बेसिकली टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए सूटेबल होता है। अब नंबर 18 हमसे कहता है अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड, कि एक लूप के अंदर अगर एक और लूप इनिशिएट किया जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है नेस्टेड लूप, कि जब बहुत सारे लूप आपस में एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हो तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। अब नंबर 19 हमसे कहता है एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेजर कैटेगरीज, कि आप जो एरेज होती हैं GW बेसिक में या डाटा में जो आप पढ़ते हैं तो एरेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो एरे की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, और GW बेसिक के अंदर भी आपने जो है जो प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें एक आपका प्रोग्राम था कि जिसमें 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रोसेस करना था। तो उसमें जो आपने डिम स्टेटमेंट यूज़ की थी तो वो डिम स्टेटमेंट एक टेबल क्रिएट करी थी, वो एक एरे थी। तो एरे जो होती है वो 2 कैटेगरीज की होती है, एक कहलाती है सिंगल डायमेंशनल या यूनी डायमेंशनल एरे, और एक कहलाती है मल्टी डायमेंशनल एरे। जब आपके पास डाटा सिर्फ सिंगल सेट पर बेस करता हो, यानी कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ आपने वैल्यूज़ स्टोर की हुई हैं, यानी कि एक लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है ना, तो वो जो होती है वो सिंगल डायमेंशनल एरे होती है। और जब आपके पास डाटा टेबल की सूरत में हो, यानी कि मुख्तलिफ वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हो, और जब मुख्तलिफ कॉलम्स और मुख्तलिफ रॉस की सूरत में आपके पास जब डाटा होता है तो वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। तो एरे की बेसिकली ये 2 टाइप्स होती हैं, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल में 2, 3 या जितनी ज़्यादा आप चाहें डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। नंबर 20 हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको 2 जो है बाइनरी वैल्यूज़ 0 ऐड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं 1, तो ऐसा नहीं हो सकता, 2 0 प्लस हो के आंसर 0 रिटर्न होता है, तो ये फॉल्स है। इसी तरह सेकंड में भी एडिशन हो रही है, बाइनरी एडिशन, और 0 में 1 प्लस कर रहे हैं, आंसर 0 रिटर्न कर रहे हैं, ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे आंसर 1 होना चाहिए। जब हम 2 1 प्लस करते हैं तो आंसर 0 रिटर्न नहीं होता, तो 0 के साथ यहाँ पे 1 भी लिखा जाता है, यानी कि दिखने में लगता है 10 पर उसको 10 पढ़ते नहीं है। जब 1 में 1 प्लस करते हैं तो आंसर 1 0 आता है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 0 मेंशन किया, 1 मेंशन नहीं किया, ये भी गलत हो गया। अब थर्ड जो है हमारे पास उसमें है कि 3 1 एक साथ ऐड हो रहे हैं, तो इसमें जब हम एडिशन करेंगे बाइनरी तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है। 2 1 प्लस करने पर आंसर 1 0 होता है, और फिर उस 1 0 में जब थर्ड 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 1 आएगा। इसको 11 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाइनरी एडिशन है, इसमें जो है ना सिवाय 0 और 1 के और कोई तीसरा डिजिट होता ही नहीं है, 2 3 या 11। अब 21 में हमसे कहते हैं क्वाइट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कि इनमें से कौन से प्रिंटर है जो कि क्वाइट प्रिंटर्स की मिसालों में आता है। तो डॉट मैट्रिक्स तो आपको पता है, वो तो अच्छा खासा शोर मचाता है, ड्रम प्रिंटर भी शोर मचाता है। सिर्फ लेज़र प्रिंटर ऐसा है जो बाकियों के मुकाबले में खामोशी से प्रिंट निकाल देता है, इतना शोर नहीं करता, तो लेज़र प्रिंटर्स का करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप नंबर 22 में हमसे कह रहे हैं रोम हैज़ स्पेशल प्रोग्राम्स विच इज़ कॉल्ड, जो रोम आपकी चिप होती है उसके अंदर जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्मवेयर। उन प्रोग्राम्स के लिए जो कि स्पेशल फंक्शनैलिटी रखते हैं उनको हम फर्मवेयर्स कहते हैं, रोम के प्रोग्राम्स को। ठीक है भाई। ओके, अब नंबर 23 में हमसे कह रहा है कि कमांड दैट ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन GW बेसिक इज कॉल्ड। तो GW बेसिक में हमें पता है कि ऑटो की जो कमांड होती है उसकी मदद से ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। नंबर 24 में पूछा है CRT स्टैंड्स फॉर, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, तो उसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 25 में द मोस्टली यूज डिवाइस फॉर कंप्यूटर वीडियो गेम इज़, कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स के लिए। तो गेम्स खेलने के लिए सबसे बेस्ट जो इनमें जो डिवाइस जिक्र है वो है जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक बनाने का बेसिक मकसद ही क्या था, वीडियो गेम
के लिए एक जो है ना सहूलत हो जाती थी उससे। माउस बेसिक डिवाइस नहीं है गेम खेलने का, जॉयस्टिक की मदद से जो है गेमिंग में ज़्यादा आसानी से आप प्ले कर सकते हैं। नंबर 26 कहता है द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज़ फ्रॉम। तो अब यहाँ पर जो है एक छोटी सी इन्होंने मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, क्योंकि सेकेंड जनरेशन जो थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 1956 के बाद स्टार्ट हुआ था। 1956 से लेकर के 1966 तक का जो दौर था वो था सेकेंड जनरेशन का। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है जो 1956 से स्टार्ट होता हो, तो 60s का सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है सेकेंड वाला, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने 65 जो लिख दिया, तो आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये 56 लिखना चाह रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन हाईलाइट किया है। बाकी सारे तो जो हैं वो ऑप्शन नहीं हो सकते। ये तो 45 से 55 ये फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है भाई, और फिर बाद में ये जो है थर्ड जनरेशन का है, और इस जनरेशन में तो जो है कोई तखातर हुआ काम ही नहीं हुआ था, ये तो जनरेशन का टाइम पीरियड ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये रीज़न है, आप इस पर सेकेंड ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। फिर 27 में कहता है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वॉज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर हुआ था। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो था वो था यूनिवैक, ठीक है भाई। और यूनिवैक की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, नंबर 28 कहता है एन आउटपुट डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन और मॉनिटर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्ट कॉपी, यानी जो आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर की डिस्प्ले होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बाकी जो प्रिंटर से जो हमारा आउटपुट निकलता है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। अब 29 में हमसे कह रहे हैं मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो हमें पता है मॉनिटर और प्रिंटर दोनों के दोनों जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आउटपुट डिवाइस होगा। नंबर 30 में हमसे पूछता है इन दिस मेमोरी डाटा इज़ नॉट वॉश्ड अवे व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि डाटा रिटेन करती है पावर ऑफ होने के बावजूद, ठीक है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम मेमोरी। तो रोम जो होती है ये वो चिप होती है, वो मेमोरी होती है जो कि पावर ऑफ होने के बावजूद भी इसके कंटेंट्स वॉश ऑफ नहीं होते, और इसके अंदर जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमने ऊपर डिफाइन किया था कि फर्मवेयर्स होते हैं, तो वो इसमें सेव रहते हैं। बाकी रैम जो होती है वो क्लियर हो जाती है, कैशे जो होती है वो भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि कैशे बिल्कुल जस्ट लाइक रैम काम करती है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो है वर्चुअल मेमोरी, ये क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो एक टेम्पररी रैम को कहा जाता है, और टेम्पररी रैम जो कि कंप्यूटर जो है वो हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को जब रैम की तरह यूज़ करता है, जब हमारी रैम जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही होती है ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे, तो प्रोसेसिंग को ईजी करने के लिए जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही तरीके की मेमोरी होती हैं, कैशे, रैम और वर्चुअल मेमोरी, और ये तीनों अपने कंटेंट्स खो देती हैं जब पावर ऑफ हो जाती है। नंबर 31 पे कहते हैं ग्राफिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ। ग्राफिक्स किस किस्म का आर्ट है। तो आपको पता है ग्राफिक्स का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन करना, ठीक है। साइंस तो हो ही नहीं सकता, ना कल्चर और ना ही मैकेनिज्म, तो करेक्ट आंसर जो होगा ग्राफिक्स का ऑब्वियसली वो डिज़ाइन होगा। नंबर 32 कहता है अ फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अ सिंगल। इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू। ये क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक फंक्शन जो होता है उसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने और रिटर्न करने के लिए एक सिंगल वैल्यू। जैसे कि अगर आपके सामने इक्वेशन लिखी जाए कि जो है y इज़ इक्वल्स टू 2x, ठीक है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, और ये शो कर रहा है कि जो है ना y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू के, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन है, तो अब इस फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो y का कोई सिंगल मैथमेटिकल वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल होता है, तो वो जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो किसी भी ऑपरेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद सिंगल वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है, रिटर्न करता है। उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर 33 हमसे कहता है कि डिफाइन फंक्शन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमरल्स एज वेल एज, कि भाई ये डिफाइन फंक्शन जो होता है ये स्टेटमेंट को आप किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स के साथ साथ हम इसको स्ट्रिंग यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आपके पास नंबर्स, कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट सभी आ जाते हैं, तो जो है ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है फंक्शन कीज यूज
टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, कि कौन सी फंक्शन की यूज़ की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को। तो हमने सबसे पहले एमसीक्यूज़ में आपको ऊपर जो शुरुआत में रन कमांड वाला आया था तो वहाँ बताया था F2 फंक्शन की जो होती है वो शॉर्टकट होती है रन कमांड को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर 35 हमसे पूछता है अ लूप इज़ अ, लूप क्या होता है। तो लूप आपको पता है लूप एक टेक्निक होती है, इसको प्रोग्राम नहीं कहिएगा क्योंकि प्रोग्राम जो होता है उसमें तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है भाई। लूप उसमें से एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। और लूप जो है इसीलिए पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, लूप जनरली एक स्टेटमेंट होती है और उसको हम प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को यूटिलाइज करने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो उसका होगा टेक्निक। नंबर 36 हमसे कहता है द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो जो डाटा जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों मिक्स होते हैं तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है, कि भाई अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों डाटा एक साथ हों तो उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। अच्छा भाई, और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आपको पता है स्ट्रिंग डाटा की टाइप होती है। नंबर 37 पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज। इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, हमें पता है डाटा की ही डेफिनेशन है कि डाटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने। तो सेक्शन बी में हमारे पास सब जो है करने सिर्फ 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन हमने आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें और जो है आपको जो अच्छे लगें आप उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। बल्कि बेहतर तो ये होगा आप सारे के सारे जितने भी ज़्यादा इस मॉडल पेपर के या 1-2 गैस पेपर्स के आप जो सॉल्व कर सकते हैं तो कंप्लीट अच्छी तैयारी करके जाएँ। पहला हमसे क्वेश्चन कहता है राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के दरमियान आप कोई से भी 3 डिफरेंस बताइए। तो भाई आपको पता है रैम जो होती है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो पावर ऑफ होने पर डिलीट हो जाते हैं। इसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक नॉट अ प्री प्रोग्राम मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है और इसको आसानी से इरेज किया जा सकता है और उसके ऊपर दोबारा डाटा लिखा जा सकता है। तो ऐसी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ रोम जो होती है चिप, ये प्रोग्रामेबल मेमोरी चिप भी कहलाती है क्योंकि ये परमानेंट होती है। इसको नॉन वॉलेटाइल चिप भी कहा जाता है और इसके कंटेंट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा आसानी से ऑल्टर नहीं किए जा सकते। यानी इसका बेसिक मकसद जो होता है वो ऐसी चिप जिसके अंदर एक प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों तो वो रोम चिप्स होती हैं। और ये आपके पास आपको कंप्यूटर्स के अलावा जो आपकी डेली लाइफ की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके अंदर भी ये मिलेंगी। जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है भाई, ऑटोमेटिक वाली। तो उसमें ये सारी जो चिप्स होती हैं प्री प्रोग्राम वाली वो रोम चिप्स होती हैं आपकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है डिफाइन डाटा एंड इट्स टाइप्स। बताइए डाटा क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपको पता है जो डाटा जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब जो होता है वो होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो किसी भी चीज़ के मुतालिक जो मालूमात उर्दू में हम जिसको कहते हैं तो इंग्लिश में उसको हम डाटा कहते हैं। अब हमारे पास जो डाटा होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उसको डाटा को टाइप के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में बांटा जाता है। यानी कि बेसिकली हमारे पास 2 ब्रॉड टाइप्स होती हैं। एक जो डाटा होता है वो नंबर्स की सूरत में होता है, उसे हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और नंबर्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होल नंबर्स और एक डेसिमल नंबर्स। तो होल नंबर्स को इंटीगर डाटा कहते हैं और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हर तरह के डेसिमल नंबर्स को आप रियल डाटा कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में जब आप रियल डाटा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, फिक्स पॉइंट डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो ये दोनों ही डाटा जो होते हैं फिक्स पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, ये भी दोनों ही डेसिमल पॉइंट्स हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है एक्सपोनेंट्स का। तो जो फिक्स पॉइंट डाटा होता है वो सिंपल डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर 10 की जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी पावर्स यूज़ नहीं होती। जबकि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो जिसमें जो है आपको पावर्स में यूज़ करना पड़ जाए तो फिर उसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। दूसरा हमारे पास नंबर्स के बाद जो डाटा की टाइप होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर का मतलब किसी भी किस्म के अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सब के सब कैरेक्टर डाटा के अंदर आते हैं। अब इस डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाता है स्ट्रिंग डाटा और एक कहलाता है ग्राफिकल डाटा। स्ट्रिंग डाटा के अंदर अभी आपने जैसे पढ़ा था ऊपर एमसीक्यूज़ में कि अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे साइन जैसे स्लैश वगैरह हो गया सब स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ये हैश का साइन भी।
तो वो सारे के सारे स्ट्रिंग डाटा की टाइप में आते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा ग्राफिकल डाटा होता है, ग्राफिकल डाटा का मतलब होता है पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स वगैरह, वो सब ग्राफिकल डाटा होते हैं। तो स्ट्रिंग और ग्राफिकल दोनों डाटा मिला करके कैरेक्टर डाटा टाइप बनती है। इसी तरीके से हमने आखिर में जो है एक छोटा सा चार्ट बना दिया ताकि जो है ना एक्सप्लेनेशन में आसानी रहे कि भाई देखो डाटा दो तरह का होता है, एक न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, और बाकी तमाम दूसरी टाइप के डाटा को हम कैरेक्टर डाटा कहते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं, या तो होल नंबर्स होंगे तो इंटीगर्स, और अगर डेसिमल नंबर्स होंगे तो रियल डाटा। और डेसिमल नंबर्स को भी दो नामों से कंप्यूटर में एक्सप्लेन किया जाता है, एक फिक्स पॉइंट डाटा और एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। फिक्स पॉइंट डाटा जो होता है वो स्मॉल डेसिमल वैल्यूज़ को शो करता है, जिसमें आपको एक्सपोनेंट्स यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ हों, जैसे एवोगाड्रो नंबर है केमिस्ट्री का 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो इतना बड़ा ह्यूज नंबर जो होता है वो फिर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा से शो किया जाता है। बाकी नंबर्स के अलावा जो जितना भी डाटा होता है उसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। कैरेक्टर डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रिंग और एक ग्राफिकल। तो ग्राफिकल के अंदर तो सारी पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं आपकी, ठीक है, और जो है नक्शे, मैप्स वगैरह, चार्ट्स, वो सब ग्राफिकल डाटा की टाइप होते हैं। बाकी जो रिटन टेक्स्ट होता है वो सारा टेक्स्ट, भले से अल्फ़ाबेट्स हों या नंबर्स हों या स्पेशल कैरेक्टर्स, वो सब स्ट्रिंग डाटा कहलाते हैं। चले भाई, अब उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत आसान है। वो कहता है कि भाई जो आपको नीचे एब्रीवेशंस दी गई हैं इनकी आपने फुल फॉर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले तो बेसिक दिया हुआ है। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सिंपल है, और ये कि ऑल पर्पस यानी कि आप इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह डॉस जो है वो कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है भैया, आपके पास शुरुआती जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये उनमें से सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोबॉल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं, और उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि स्पेशली तौर पर बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए इन्वेंट की गई थी। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ बिज़नेस से रिलेटेड जो ज़रूरियात की एप्लीकेशंस होती हैं उनको इसके ऊपर जो है बना सकते हैं। ALU, ये तो इससे तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि भाई ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक कंपोनेंट है और ये उसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो एक प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 1 से लेके 99 तक। ठीक है भाई, माशाल्लाह, बहुत सारे नंबर्स हैं 1 से लेके 99 तक, और कह रहे हैं इनका आपने सम करना है, और वो भी प्रोग्राम की मदद से, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा और सारे प्लस प्लस लगाते गए और आखिर में आपने जो है बता दिया भाई इतना टोटल हो गया, तो फिर कंप्यूटर हंसेगा कि भाई मुझे इन्वेंट ही क्यों किया था अगर ये सब करना था। तो हमने कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है, कोई ऐसी लॉजिक यूज़ करनी है GW बेसिक पे रहते हुए कि ये सारे जो नंबर्स हैं 1 से 99 तक, इनका हम जो है सम निकाल सकें। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी तवज्जो तलब है, आप गौर करें तो यहाँ सारे नंबर्स का नहीं निकालना 1 से 99 तक, बल्कि यहाँ पर ऑड सीक्वेंस चल रही है, यानी कि 1, 3, फिर 5, फिर 7 और एंड 99, ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं। तो हम ऑड नंबर्स का सम निकालना है, सारे नंबर्स का सम भी नहीं निकालना, ठीक है भाई। तो हमने किया ये है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, और उस प्रोग्राम को समझाने के लिए मैंने जो है आपके लिए पहले फ्लो चार्ट बनाया, फिर बाद में कोडिंग्स लिखी हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रोग्राम को सॉल्व कीजिएगा। अगर पेपर में टाइम ना हो तो आप फ्लो चार्ट को स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने बनाया है। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल देंगे स्टार्ट का, फिर ऑब्वियसली सी हेडिंग प्रिंट करते हैं हर प्रोग्राम की, तो इसकी भी हेडिंग प्रिंट करेंगे। अब मैंने टेक्निक क्या यूज़ की है प्रोग्राम में कि सबसे पहले तो मुझे ऑड नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करनी है। ऑड नंबर्स की सीरीज़ पे अगर आप गौर करें तो किसी भी दो ऑड नंबर्स के दरमियान जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे फर्स्ट ऑड नंबर अगर 1 है तो उसके बाद अगले ऑड नंबर 3 पर जाने के लिए आपको उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2 जो है वो हमेशा हर दो ऑड नंबर्स के दरमियान वो डिफरेंस का काम करता है। तो मैंने इसी तरीके से एक ऑड नंबर्स की सीरीज़ सबसे पहले प्रोग्राम में स्टार्ट करवाई फॉर लूप की मदद से, कि स्टार्ट करो काउंटर 1 से, जाना है हमें 99 तक, और साथ में इंक्रीमेंट जो दिया है स्टेप 2। स्टेप 2 इसलिए लिखा है जैसे कि 1, तो 1 के बाद 1 में 2 प्लस करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3, तो इस तरीके से फिर 3 में 2 प्लस करेगा 5। तो ये सारे ऑड नंबर्स की सीरीज़ चलती रहेगी, बाकी नंबर्स स्किप हो जाएंगे।
अब ये जो मेरे पास ऑड नंबर्स की सीरीज़ तो मैंने बना ली, अब मुझे क्या करना है, इन तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है। तो ठंडे दिमाग से सोचिए, अब आपको उन तमाम नंबर्स के दरमियान जो एडिशन करवानी है तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, सम का फॉर्मूला। अब उसे मैंने किस तरह से यूज़ किया है कि लेट सम एक वेरिएबल, यहाँ सम की जगह ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते थे, और आगे मैंने लिखा है कि हर पिछली वैल्यू के अंदर टोटल की आने वाली ए की वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आप सीक्वेंस में देखें तो ये चलेगा कैसे। यहाँ तक जब हम आए थे हेडिंग डालने के बाद, तो उसने एक काउंटर और काउंटर के अंदर जो है हमारे ऑड नंबर्स जनरेट हो गए। ये सारे नंबर्स एक साथ नहीं जनरेट हुए होंगे, जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन करेगा तो ए की वैल्यू इस स्टेप तक 1 होगी। ठीक है, और फिर अगली बारी में जब दोबारा इस लाइन पर आएगा तो उसकी वैल्यू 2 बढ़ा करके 3 पर ले जाएगा। अब जब नीचे आया है तो अभी इससे पहले सम का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम जो सम की वैल्यू है वो अभी ब्लैंक है, सम वेरिएबल के अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, तो सम का आंसर है 0। फिर उसके आगे क्या इक्वेशन लिखी हुई है कि जो सम का आंसर जो अभी इस वक्त 0 है उसमें क्या प्लस कर दो, ए की फर्स्ट वैल्यू, यानी ए की अभी तक जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1, तो 0 में 1 प्लस हो जाएगा और मेरे पास टोटल का आंसर भी 1 सेव हो जाएगा। फिर नीचे आया तो लिखा हुआ है नेक्स्ट है ए की अगली वैल्यू पर जाओ, तो ए की जब अगली वैल्यू पर जाएगा तो ए की अगली वैल्यू 2 के इंक्रीमेंट के बाद 3 हो जाएगी। फिर जब नीचे आएगा तो सम अब 0 नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑपरेशन में सम की वैल्यू 1 हो गई थी। अब इस स्टेप पर आकर के सम में ए की अगली वैल्यू सेव हो जाएगी, यानी कि 3। तो इस तरह से मेरा काम हो गया कि ये काउंटर चलता रहेगा और हर आने वाली ए की वैल्यू जो कि ऑड नंबर की नेक्स्ट वैल्यू है वो पिछले ऑड नंबर्स के सम में ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पूरी 1 से लेकर 99 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब ऐड हो जाएंगी। अब जब काउंटर ख़त्म होगा तो मुझे अपने एडिशन को देखना है कि भाई उसका आंसर क्या आया, तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली प्रिंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी और साथ में लिख दिया कि जो सम हो चुका है नंबर्स का अब तक उनको डिस्प्ले कर दो, तो उसके आगे जो टोटल हुआ होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद प्रोग्राम दी एंड। अच्छा, अब इसकी कोडिंग में आपको जो है यहाँ पे GW बेसिक के ऊपर डायरेक्ट टाइप करके दिखाता ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भाई हम सबसे पहले जो है स्क्रीन को करते हैं क्लियर और शुरू करते हैं कोडिंग। पहली लाइन जो कि ऑब्वियसली CLS की होती है कि भाई जो भी पहले वो क्लियर कर दो। फिर उसके बाद 20 पर हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग में नहीं दे रहा, आप लोग समझ गए होंगे हेडिंग किस तरह से दी जाती है, कुछ भी लिख दें आप। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको काम वर्किंग्स की समझाने के लिए कि ये काम किस तरीके से करेगा, मैं डायरेक्ट आपको मेन चीज़ें जो हैं कोडिंग की वो बताता कि आप 1 से लेके 99 तक का काउंटर दे रहे हैं, साथ में आपने रखा है स्टेपिंग 2 की कि 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ते रहो। ठीक, और 30 पर जो है आपने क्या करवाना था, अब आपने कराना था टोटल इसका। ठीक है, तो टोटल कराने के लिए आपने किया सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए की वैल्यू। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, 40 के ऊपर हमें ऑब्वियसली इसको दोबारा से फॉर लूप पर लेके जाना होगा, तो नेक्स्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ए। ठीक है भाई, ए की अगली वैल्यू पे चले जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंटर हो जाएगा जब इसका ख़त्म, तो हो जाएगा कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट। अब हमें आंसर प्रिंट की सूरत में देखना है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट और लिख देता हूँ टोटल इज़, और फिर आगे अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि भाई जिसमें सम सेव हुआ है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है भाई, 60 पे मेरा प्रोग्राम हो गया दी एंड। चलिए भाई, अब बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है कि कोडिंग रन करती है कि नहीं। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो एक ही दफ़ा में रन कर गया और इसने दे दिया कि भाई आंसर जो है टोटल आपका वो होगा 2500। तो आप जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो है मालूम कर सकते हैं 1 से लेकर 99 तक तमाम ऑड नंबर्स का सम। 99 के आप अब ये ऐसी कोडिंग बन गई है लॉजिक जिसमें आप जहाँ तक भी आपसे कहे ऑड नंबर्स तक का आप सम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखो, सेम इसी कोडिंग की मदद से तुम इवन नंबर का भी सम निकाल सकते हो। अगर हमें कहता है कि वो कि भाई 2 से लेके 100 तक या 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालो, तो अब इवन और ऑड में फ़र्क क्या होता है कि इवन नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और 2 से डिवाइड नहीं होते। तो स्टार्टिंग बस 1 के बजाय 2 से करनी होगी और एंडिंग 100 पे करनी होगी।
अब 2 से 100 तक जितने भी नंबर्स होंगे ऑड नंबर्स की भी स्टेपिंग 2 से ही होगी, क्योंकि 2 के बाद अगला ऑड नंबर जो है वो 2 प्लस करने के बाद ही आता है। तो ऑड और इवन की स्टेपिंग सेम रहेगी, पूरी की पूरी कोडिंग बाकी सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर आके स्टार्टिंग काउंटर जो होगा वो 2 और एंडिंग 100 हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप देखना हो कि हर नंबर को ऐड होने के बाद वो डिस्प्ले करे, ठीक है ना, तो वो उसके लिए आप क्या करें, सिर्फ ये प्रिंट और नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे पीछे कर दें, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखाता एक चीज़। तो प्रोग्रामिंग में इस तरीके के आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहा करें, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। जैसे ये देखें, अब मैंने इनका 2 का लाइन नंबर जो हैं वो चेंज कर दिया है। तो अब उससे होगा क्या कि भाई ये जब मैं दोबारा प्रोग्राम की लिस्ट निकालता हूँ तो ये देखें, अब ये 2 लाइनें ऊपर नीचे हो गई। अब ये कर क्या रहा है, पहले सम करेगा और सम करते ही नीचे जो है सम की वैल्यू को प्रिंट भी कर देगा, ठीक है, और जो है नेक्स्ट बाद में आ रहा है। तो ऐसा करने से प्रोग्राम में ये देखें, अब ऐसा करने से हुआ ये कि हर स्टेप के ऊपर जो जो एडिशन करता गया वो उस एडिशन को भी प्रिंट करता चला गया, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन ही ये दी थी कि भाई क्या कहा था कि भाई सम करो, और नीचे ही मैंने लिख दिया कि प्रिंट भी करो। तो हर वैल्यू जो वो ऐड करेगा, ऐड के साथ ही प्रिंट भी कर देगा, घूमता रहेगा, ऐड करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो ये 2 लाइनें आगे पीछे करने से आपने देखा आपका जो है डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो पहली कोडिंग थी वही आप करिएगा, ये वाली कोडिंग जो है ये सही नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो ये इस तरह से आप प्रोग्राम को साफ़ सुथरे तरीके से लिख सकते हैं कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्लियर करी स्क्रीन, फिर हमने हेडिंग डाली, थोड़ा सा तो जो है मैकअप कर दिया हेडिंग को, और फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक लाइन का स्पेस देने के लिए। कभी भी आप प्रिंट लिख के स्पेस छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वो एक लाइन का गैप देगा और नीचे चला जाएगा। फिर मैंने काउंटर इनिशियलाइज़ कराया, उसके बाद सम का फॉर्मूला लगाया, इसकी लॉजिक अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे उसको भेज दिया कि भाई ये काउंटर कंप्लीट करो और टोटल करते रहो, और आखिर में मैंने प्रिंट करवा दिया कि डायरेक्ट मुझे जो फाइनल टोटल आए वो दिखा दो, स्टेप वाइज टोटल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब चलते हैं नंबर 6। क्वेश्चन हमसे कहता है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस, कि आपने जो है कोई सी भी 3 प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करना है। हाई लेवल लैंग्वेज आप जानते हैं ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, और कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को जो है नहीं समझता, कंप्यूटर को ये लैंग्वेजेस में काम करना नहीं आता। कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो एक्चुअली होती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम 0-1 की ज़बान नहीं बोल सकते, हम डिजिटल लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज में काम करता है। तो इस मसले का हल ये है कि हमें जो समझ में आती है लैंग्वेज, हम उसी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर से काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम अपनी ही लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग्स लिखते हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। फिर कंप्यूटर के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी आपका जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको आप सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर से ट्रांसलेट करवाते हैं। जैसे हमने ऊपर GW बेसिक का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो GW बेसिक का कंपाइलर जो है वो उसको ट्रांसलेट करेगा। तो ये जो आपको अभी GW बेसिक पर हम थे, तो इसके अंदर कंपाइलर है GW बेसिक का, आप इसमें GW बेसिक का कोड लिखते हैं और जब रन करते हैं तो उसका कंपाइलर उसको 0-1 की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के कंप्यूटर को देता है और फिर कंप्यूटर उसको रन करता है। तो तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस के काम करने का यही प्रोसीजर होता है कि उनके अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं और सबके लिए जो है वो प्रोग्राम कोड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लैंग्वेज है वो है GW बेसिक, जिसका मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये लैंग्वेज जो है ये आपकी डेवलप हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, ठीक है भाई। और ये एक तरीके का डायलेक्ट था जो इससे पुरानी इसकी लैंग्वेज थी बेसिक का, उसका। ये MS-DOS के साथ जो है उस दौर में साथ में बंडल्ड का मतलब ये कि उसके साथ फ्री में मिला करती थी। तो वरना आपको अलग से पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते थे, ख़रीदना पड़ती थी। तो ये उसके साथ जो है DOS के साथ फ्री में मिलती थी और सिंपल सी लैंग्वेज थी और इसके बहुत आसान है इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना। इसके कोई डिफ़िकल्ट सिंटैक्स नहीं होते और इसके इंस्ट्रक्शंस को याद रखना या स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास शुरुआती दौर में प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज थी। इसी तरीके से एक और हमारी पुरानी लैंग्वेज जो है वो है पैस्कल। तो पैस्कल जो है उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता था।
इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को निकोलस विर्थ ने जो है डेवलप किया था, और ये अपने ज़माने की एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर की जाती थी, क्योंकि इसके अंदर बड़े अच्छे तरीक़ों से डाटा स्ट्रक्चर की जो है ना, डाटा स्ट्रक्चरिंग की मदद से जो है प्रोग्राम्स कंपाइल किए जाते थे। और इसका जो नाम था वो एक, जो आपको याद होगा, पैस्कल कैलकुलेटर जिन्होंने इन्वेंट किया था, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, तो उनकी जो है ना, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इसका नाम जो है उनकी याद में पैस्कल रखा गया। इसी तरह से तीसरी जो है आपके पास कोबॉल एक पुरानी लैंग्वेज थी, ठीक है भाई, और इसको जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर ऑब्जेक्टिव में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है, और इसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बिजनेस एप्लीकेशंस जो हैं बना सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भाई कितना सामान है, कहाँ रखा हुआ है, वेयर हाउस मैनेजमेंट का सारा डाटा, एम्प्लॉयज़ की पे शीट वगैरह। तो ये सारी बिज़नेस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो इसकी मदद से बहुत इफिशिएंटली बनाई जा सकती हैं। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कोबॉल, ये स्पेसिफिकली बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। जब हम बिज़नेस एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है, कि बिज़नेस के पास चूँकि डाटा जो होता है वो काफ़ी ह्यूज लेवल पर होता है, जो जितने बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो उनको जो है अपने डाटा को एफिशिएंटली इंटीग्रेट करने और उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है कोई ऐसी स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि डाटा को मैनेज कर सके। तो आज के दौर में जो ऐसे स्पेशल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। तो कोबॉल जो था वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह भी काम करता था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 हमसे पूछता है, वाई चार्ल्स बेबेज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो आप वाकिफ़ है कि भाई चार्ल्स बेबेज जो है वो बिल्कुल जो है जायज़ उनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि बहुत ही जो है इंटेलेक्चुअल और बहुत ही जीनियस पर्सनैलिटी थी, ख़ासतौर पर कंप्यूटिंग के हवाले से। इन्होंने किया ये था कि इन्होंने उस दौर में जब हमारे पास ज़्यादातर जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी वो ज़्यादातर जो है वो आपकी मैनुअली परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे, और जितना भी हमारे पास जो मुख्तलिफ हाई एंड मैथमेटिकल कम्प्लेक्स इक्वेशंस हुआ करती थी, उन सब की कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उनके जो आंसर्स हुआ करते थे चार्ट्स की सूरत में, वो खुद ही निकालने पड़ते थे मैनुअली इंसानों को। आपको पता है जब इंसान काम करते हैं तो उसमें ह्यूमंस के एरर के काफ़ी चांसेस होते हैं, कभी वैल्यूज़ आगे पीछे कर दी, कभी जो है कोई डाटा की वैल्यू कैलकुलेट ही गलत करी। तो उसमें होता यह था कि जितनी जो हमारे पास एक्सट्रीम लेवल की कैलकुलेशंस होती थी तो उसमें एरर चांसेस ज़्यादा होते थे। और कुछ जो एडवांस, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और उसमें आपकी कोई कैलकुलेशंस गलत हो गई तो उसके नतीजे में जो है अगर एक्सपेरिमेंट ख़राब हुआ तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमें एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो चार्ल्स बेबेज ने उस दौर में हमारे पास सबसे एक्यूरेट कैलकुलेटिंग मशीन का कंसेप्ट दिया, यानी इन्होंने कहा कि इतने जो हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई मशीन होनी चाहिए, कोई ऐसे चार्ट होना चाहिए जो कि एक्यूरेटली काम करे, और दूसरी बात मज़े की उसको प्रोग्राम भी किया जा सके कि उसके अंदर मुख्तलिफ इक्वेशंस फीड की जा सकें। प्रोग्राम का ये मतलब है कि उसको किसी ख़ास इक्वेशन के लिए, किसी ख़ास पर्पस के लिए कैलकुलेशन के तैयार किया जाए, और उसके बाद उसमें डाटा इनपुट करते रहें और वो उसको जो है इस्तेमाल करके हमें आउटपुट देता रहे। तो ये इन्होंने जो सबसे पहले जो इनका डिफरेंस इंजन था वो वैसा फर्स्ट एवर डिवाइस था जो कि कैलकुलेट कर सकता था और बड़े एक्यूरेटली जो है वो मैथमेटिकल टेबल्स और चार्ट्स बना सकता था। तो उनकी इस मशीन से इंस्पायर्ड होकर के और फिर जो है इनको फंड मिला था कि भाई इस मशीन को प्रैक्टिकली तौर पे और ज़्यादा एडवांस बनाए। तो खैर बहरहाल उस वक्त जो इनके कंसेप्ट्स थे, जो इनका जो विज़न था वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये प्रैक्टिकली तौर पर कोई भी कंप्लीट एक मशीन नहीं बना सके, ठीक है ना। इनके दौर में इतनी ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या कि ये कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग या मशीन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी कि इनकी जो थ्योरी और इनके जो विजन्स थे उसको प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म किया जाता। तो लिहाजा इनके जो बहुत से ख्यालात थे वो सिर्फ ख्यालात ही की सूरत में रह गए, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की सूरत में, कंसेप्ट्स की सूरत में। और चार्ल्स बेबेज वो बंदा था जिसने 18वीं सेंचुरी के अंदर यानी अपने वक्त में फ्यूचर के कंप्यूटर्स का विज़न दिया था। इनका विज़न क्या था, इन्होंने जो है डिफरेंस इंजन के लिए तो उनको ग्रांट मिल गई थी, लेकिन ये डिफरेंस इंजन कम्प्लीटली जैसा इन्होंने परसीव किया था वैसा वो बना नहीं सके थे। और फिर उसके बाद इनकी जो है ना काफ़ी टाइम होने के बाद जो है इनकी ग्रांट बंद हो गई थी। तो जब इनकी ग्रांट बंद हो गई थी तो उस वक्त इनके दिमाग में एक और यानी डिफरेंस इंजन से भी ज़्यादा, डिफरेंस इंजन बना नहीं था लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी एक मशीन का कंसेप्ट इनको दिमाग में आया जिसको एनालिटिकल इंजन कहते थे, जो कि ना सिर्फ
कैलकुलेशन कर सकती थी, प्रोग्राम की जा सकती थी, बल्कि उसके अंदर एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि डाटा को सेव करके आगे दोबारा रिकैलकुलेशन में यूज़ करना। तो ये वो कंसेप्ट हैं जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद हैं, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज और फिर आउटपुट। तो ये चारों कंसेप्ट डिफाइन करने वाले जो थे ये असल में चार्ल्स बेबेज थे। इसीलिए इन बातों की वजह से इनको मॉडर्न डे का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, चलते हैं भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है लिस्ट एनी 3 इनपुट डिवाइसेज एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। बहुत आसान सवाल है, 3 इनपुट डिवाइस बताने हैं, उनका फंक्शन बताना है। सबसे पहले तो सबसे आसान कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं कि ये एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है कि भाई मुख्तलिफ जो हैं हमें जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट की सूरत में भेजना। अच्छा, जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो जो की के ऊपर लिखा होता है वो नहीं जाता कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। जैसे आप ए प्रेस करते हैं तो ए की वैल्यू नहीं जाती, बल्कि उसके बजाय 0 और 1 का एक कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। ठीक है भाई, तो वो 8 बिट्स का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि कंप्यूटर को रिसीव होता है। और कीबोर्ड की हर की से एक यूनिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसको कंप्यूटर समझ जाता है कि अच्छा भाई ये सिग्नल है, इसका मतलब ये वैल्यू है, ये सिग्नल है, इसका मतलब ये वैल्यू है। तो इस तरीके से कीबोर्ड जो है वो अपना डाटा सेंड करता है कंप्यूटर को। इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाता है, और ये सिर्फ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल हो। यानी कि जो हमारे पुराने शुरुआती कंप्यूटर थे, जो डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, उनमें माउस यूज़ नहीं होता था। फिर उसके बाद जब हमारे पास विंडोज़ बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आए जिनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती थी, तो वहाँ पर हम माउस का इस्तेमाल करते थे। तो माउस की मदद से कर क्या सकते थे, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ माउस का पॉइंटर घूमता है, तो हम उससे मुख्तलिफ़ जगहों पे सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जो है वहाँ से मुख्तलिफ़ और ऑप्शन जनरेट करके उनमें से भी सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये सारे काम जो है माउस की मदद से किए जाते हैं। इसी तरह माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी मदद से पेज को ऊपर नीचे नेविगेट करने में आपको आसानी रहती है। अब तीसरा हमारे पास जो डिवाइस है वो है स्कैनर। ज़रूरी नहीं कि आप ये तीनों लिखें, आप जो से भी आपको आसानी से याद हो जाए आप उनमें से कोई से भी 3 इनपुट डिवाइसेस का जिक्र लिख सकते हैं यहाँ पे। तो तीसरा स्कैनर जो मैंने सेलेक्ट किया, तो स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से ग्राफिकल फाइल्स को, इमेजेस को, टेक्स्ट को या बुक के पेजेस को कंप्यूटर में जो है आप फीड कर सकते हैं। तो स्कैनर जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। उनमें जो 2 बुनियादी उनकी टाइप्स होती हैं उनमें कहलाते हैं बार कोड स्कैनर्स, जो आप अक्सर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखते हैं कि वो आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पीछे जो बार कोड टैग होता है उसको स्कैन करते हैं और आपका ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जनरेट हो जाता है। तो वो जो बार कोड होता है उसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी क्या प्राइस है, कितना डिस्काउंट अवेलेबल है उस पर। तो वो सब कंप्यूटर को जो है स्कैन करके वहाँ से डाटा भेजता है और कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉग्नाइज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को फिर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है। इसी तरीके से हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं जो कि जो है ना मुख्तलिफ बुक्स के पेजेस को या मैगज़ीन्स को या किसी भी जो है आपके पेज को, उसके ऊपर जो पिक्चर होगी या जो भी डाटा होगा टेक्स्ट वगैरह का, उसको स्कैन करके उसका एक बिटमैप इमेज जो है वो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सेंड कर देते हैं। फिर आप उस इमेज के ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें से टेक्स्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है इंडिकेट व्हाट इज़ रॉन्ग इफ़ एनी। अब नीचे इन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, GW बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिखी हैं और आपसे कहा है कि बताइए कि अगर इनमें से किसी स्टेटमेंट में गलती है तो क्या गलती है, अगर है तो। ठीक है भाई, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि भाई लाइन नंबर 30 पे लिखा हुआ है गो टू 40 50 60 70। तो इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, बिल्कुल आप एक गो टू स्टेटमेंट्स के साथ मुख्तलिफ लाइन नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। अब होगा क्या, गो टू का मतलब होता ये है कि उसको किसी डेसिग्नेटेड प्रोग्राम के लाइन नंबर पर भेजना, यानी कि प्रोग्राम का फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो चल रहा होता है कि भाई कौन सी लाइन प्रोसेस करनी है, तो उसमें किसी खास मकाम पर भेजने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो अगर आपने बहुत सारी कॉमे के साथ लाइन नंबर्स यूज़ किए हैं तो उसमें ये बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि फर्स्ट आपने लिखा है ना 40, तो आप 40 पर जाएगा ये, और 40 पर जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करके वापस रिटर्न गो टू स्टेटमेंट को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन जो उसमें मेंशन हुई है 50, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये आप मुख्तलिफ लाइन नंबर्स कॉमा डाल के दे सकते हैं और वो बारी बारी हर लाइन सेगमेंट पर जाके वहाँ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा।
तो बाज़ाहिर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। सेकंड हमारे पास जो है कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू c देन प्रिंट नंबर्स आर इक्वल। इस स्टेटमेंट में एक जो है सिंटैक्स एरर है, एक लॉजिकल भी एरर है, और वो एरर ये है कि जो है कभी भी आप GW बेसिक में मोर देन वन असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर 2 असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इफ़ देन स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 यूज़ नहीं करने हैं, आप इसको कंपैरेटिवली एक साथ यूज़ नहीं कर सकते 2 असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तीसरी आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है गो टू -100। यहाँ पर भी एक सिंटैक्स एरर यहाँ पर जो है वो ये है कि लाइन नंबर के साथ माइनस में वैल्यू आई हुई है। कभी भी लाइन नंबर को माइनस में नहीं लिखा जाता। आपके पास जितने भी लाइन नंबर्स होते हैं GW बेसिक में वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। आप 10 से लेकर के लिखते चले जाएं, हज़ारों में चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं देनी होती। आखिरी जो आपके पास जो चौथी स्टेटमेंट है वो फॉर लूप की स्टेटमेंट है, और उसमें कह रहे हैं फॉर a इज़ इक्वल्स टू 1 to 15 स्टेप -2। इस स्टेटमेंट में सिंटैक्स एरर तो कुछ नहीं है, लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर ये कि जब आप इसको रन करेंगे तो इसमें आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं देगा, वार्निंग नहीं देगा, जैसे गो टू में वार्निंग दे देगा, यहाँ कोई वार्निंग नहीं देगा, बल्कि इस प्रोग्राम में कोई आउटपुट ही प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखें आप इसको कह क्या रहे हैं। फॉर स्टेटमेंट में आपने काउंटर दिया 1 से लेके 15 तक जाना है, और हर दफ़ा आपके स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि स्टेप में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है -2 का। तो ये तो फर्स्ट टाइम रन होते ही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, और जब भी फॉर कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इसमें जो भी आप लूप के बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपने उल्टा लिखा होता कि आपने 15 से 1 जाना है, फिर स्टेप -2 आपका करेक्ट होता, ठीक है, क्योंकि 15 से फिर वो डिक्लाइन करता रहता, 15 फिर उसमें डिक्लाइन होकर के आता 13 फिर 11, इस तरह से ये 1 तक चलता, वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट होता। प्रोग्राम के बीच में जो भी आपने लूप के बीच में स्टेटमेंट रखी होती वो एग्जीक्यूट होती। लेकिन यहाँ आपने जो दिया है कि बजाय इसके कि इंक्रीमेंट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, आपने यहाँ पे 1 के बाद ही डिक्रीमेंट डाल दिया, तो 1 के बाद ही उसकी काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 करके वो आगे थोड़ी बढ़ेगा 15 तक जाने के लिए, वो उल्टा वो एक स्टेप और पीछे एक वैल्यू -1 चली जाएगी, जो कि एक लॉजिकल एरर है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत आसान सा है। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स, कि हमें इसमें तमाम बाइनरी नंबर्स जो दिए हुए इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन का एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि आपको जो बेस होती है 2, उस 2 की वैल्यू से हर बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त ब्रैकेट्स में लिखें, ठीक है। जितने भी डिजिट्स दिए हुए उन तमाम डिजिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स में लिखें, और फिर उसके बाद राइट साइड से 2 के ऊपर पावर्स मेंशन करना शुरू करें। जैसे 2 के ऊपर फर्स्ट पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से आप 2 के ऊपर पावर्स इंक्रीज़ करते चले जाएं। फिर जब कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आपको 2 की जो हाईएस्ट पावर है सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो रही है वहाँ पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप 0 मेंशन कर दें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ आप 0 आंसर मेंशन कर दें, बाकी जो पावर्स हैं वो आप कैलकुलेट कर लें, तो उससे आपका जो है आंसर आसानी से आ जाएगा। और एक मैंने एक इजिप्शियन पायरामिड तरीका बताया था कि भाई इस तरीके से आसानी से अगर आप कैलकुलेटर ना हो तो आप बड़ी आसानी से खुद से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब जैसे 2 की पावर 5 है, तो आपने जो है यहाँ से सारे लाइन से लिखे आपने सीरीज़ में सारे 2, अब आपने 2 के पेयर्स बना लिए, भाई 2 2 4 होता है वो आपने यहाँ लिख दिया, इसी तरह बराबर में 2 2 4 होता है वो लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ उसको एज इट इज़ उतार लिया। फिर आप देखें जो छोटी आसान मल्टीप्लिकेशन जो आपको कर सकते हैं वो है 4 2 8, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ नीचे उतार लिया। फिर 8 4 32, इस तरह 2 की पावर आप जो है किस्तों में निकाल सकते हैं, और फिर बाकी सारी पावर्स भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे चारों के चारों जो हैं हमारी कैलकुलेशन आराम से सॉल्व हो गई। पहले का आंसर आया 36, सेकंड वैल्यू का एडिशन के बाद 351, थर्ड वैल्यू का आया 56, और फोर्थ वैल्यू का आंसर आया 15। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का रेसिप्रोकल है। वहाँ हमने जो है बाइनरी से डेसिमल में गए थे, यहाँ हमसे कह रहे डेसिमल से बाइनरी में आओ। तो आप याद रखिए डेसिमल से जब बाइनरी में जाते हैं तो आपको डिवीजन करवानी होती है, ठीक है भाई।
तो डिवीज़न किससे, डिवीज़न बेस से नहीं करानी होती, बल्कि डिवीज़न आप बाइनरी में जा रहे हो तो बाइनरी की बेस से डिवीज़न करानी होती है। तो ये रूल है कि जब कभी भी डेसिमल से जिस भी नंबर सिस्टम में जाओ, ये याद रखिएगा, डेसिमल से सिर्फ ज़रूरी नहीं बाइनरी में, अगर डेसिमल से ऑक्टल में जाना होता तो ऑक्टल की बेस 8 होती है, 8 से डेसिमल नंबर को डिवाइड करवाते हैं, यानी उसका एलसीएम जो लेते हैं हम पूरा वो 8 से लेते हैं। तो बस ये याद रखिए कि जब भी कभी हमें डेसिमल नंबर से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना हो तो दूसरे नंबर सिस्टम की बेस से एलसीएम ले लेते हैं, और जब हमें किसी भी नंबर सिस्टम से वापस आना हो, ठीक है भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम से कभी भी वापस आना हो तो हम जिस नंबर सिस्टम में वापस आ रहे होते हैं उसकी बेस से हम पावर्स की सूरत में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा भाई, तो अब यहाँ हमने एलसीएम लिया, सबसे पहले वैल्यू तो बड़ी ख़तरनाक थी 2021, तो भाई इसका आंसर भी देखें, 2021 जितना ख़तरनाक गुजरा उसी तरह उसका वैल्यू भी ख़तरनाक सी आई है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एलसीएम ले रहे हो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जज्बाती होकर के मत करिएगा, क्योंकि एक डिजिट भी अगर आपने गलत प्लेस किया तो उससे ओवरऑल आंसर गलत हो जाएगा। तो करना क्या होता है, सिर्फ आप ये चेक करें कि क्या ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अब 2021 इसको डिवाइड करना शुरू करें तो आपको पता है कि आप 2 1 ज़ा 2, अगली वैल्यू 0 तो नहीं डिवाइड होगी तो उसको एज इट इज़ उतार लें, फिर 2 1 ज़ा 2, अब बराबर में बचा 1, ये 1 2 के टेबल में नहीं आता तो उसको 0 लिख के 1 को बाहर निकाल लें, ठीक है। अच्छा, कभी भी कोई वैल्यू जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही तो रिमाइंडर की सूरत में 1 बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, और उसके क्लोजेस्ट मल्टीपल नीचे लिख दिया जाएगा। अब 10 10 है तो यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है, बच्चे यहाँ पे इस लाइन पे ज़रूर गलती करेंगे। कैसे कि भाई देखो 10 को डिवाइड कर रहे होगे, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10 लिख देंगे, तो ऐसा मत करिएगा, वो 55 आ जाएगा, ठीक है ना। 55 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 110 आता है, ये 1010 नहीं आता। तो आपको एलसीएम का प्रिंसिपल याद होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो अगर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है स्मॉल हो, जो कि टेबल में ना आती हो, तो फिर हम बराबर से बोरो कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो हमें फ्री में बोरो करने की इजाज़त होती है, जैसे 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम बराबर से 0 को मिलाएंगे, ये 10 हो गया। अब 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ये कम्प्लीटली डिवीजन हो गई 10 की। अब उसके बाद देखें अगला डिजिट है 1, 2 के टेबल में 1 फिर नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, उसके बराबर में जो 0 है उसको भी बोरो करेंगे, लेकिन अब चूँकि फर्स्ट टाइम डिवीजन हो चुकी है, अब आप ये फर्स्ट टाइम के बाद डिवीजन करते वक्त बोरो कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको एक जो है रूल के तहत एक 0 एक्स्ट्रा नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये समझ लें जुर्माना दे रहे हैं आप कि भाई एक दफ़ा तो उधार ले चुके हो, अब दोबारा उधार लेने आए हो, तो नीचे आप जो है एक 0 मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद इसको 2 5 ज़ा 10 डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। कंप्लीट डिवीजन हो गई, बाहर रिमाइंडर 0, फिर इसी तरीके से इसको 2 से डिवाइड किया आपने तो जो है इनकम्प्लीट डिवीजन हुई, क्योंकि लास्ट में 5 है और जो है आपके पास 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इसलिए रिमाइंडर 1 बच गया। तो बस इस बातों को दिमाग में रखिएगा, और जहाँ कंप्लीट डिवीजन हो जाए बाहर 0 रिमाइंडर रख दीजिएगा, और जहाँ इनकम्प्लीट हो तो वहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। अब आंसर लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए कि उल्टा लिखते हैं, ऊपर से नहीं लिखेंगे बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ इसका आंसर लिखते हैं। जो लास्ट वैल्यू होती है बिल्कुल 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, तो ये जो लास्ट जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है, इस लास्ट 1 से आप लिखना शुरू करेंगे वैल्यूज़ को, और नीचे से ऊपर की तरफ तरतीब से लिखते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से हमने सारे नंबर्स की डिवीज़न करी है सेम रूल के तहत, और आंसर आ गया। तो यहाँ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। तो अब चलते हैं सी सेक्शन की तरफ, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, उसमें हमें कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सेटअप एंड डिस्क्राइब द सीपीयू एंड इट्स डिफरेंट यूनिट्स। तो हमें सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनानी है। तो आपको पता है कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम बहुत आसानी से 3 स्टेप्स में बनाई जा सकती है। सबसे पहला जो आपका ब्लॉक होगा वो आपके इनपुट डिवाइसेस को शो करेगा, जो कंप्यूटर तक डाटा सेंड करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद सेंटर में आप बनाएंगे सिस्टम कैबिनेट। आमतौर पर इसकी सिंपल मदरबोर्ड की डायग्राम बना करके हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट को जो है शो करते हैं, ठीक है भाई। और इसके अंदर जो है फर्दर जो आप बॉक्सेस बनाएंगे जो जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शो कर रहा होगा, और उसके सब डिवीजन से ALU और CU को शो करेगा। फिर उसके बाद एक आप प्राइमरी मेमोरी का बॉक्स बना दीजिएगा, और इसी तरीके से एक सेकेंडरी या परमानेंट आपकी मेमोरी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एक बॉक्स होगा जो कि आउटपुट डिवाइसेस का होगा। जो प्रोसेसिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का होना ज़रूरी है।
तो ये तो हो गई ब्लॉक डायग्राम। अब इन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। तो सीपीयू जैसा कि आप जानते हैं ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है और इसका काम कंप्यूटर की तमाम तर प्रोसेसिंग को अंजाम देना होता है। और जितनी भी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी इस सीपीयू की चिप के अंदर होती है। हम जो सीपीयू देखें कंप्यूटर मुख्तलिफ जो है साइज़ और फंक्शनैलिटी के एतबार से आपने उनकी कैटेगरीज पढ़ी थी कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो सबसे बेसिक फर्स्ट कैटेगरी जो होती है हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स की, उसमें आते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर चूँकि साइज़ भी छोटा है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और वो उसका काम किसी सिंगल यूज़र को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो लिहाजा हमारा जो प्रोसेसिंग की जो नीड होती है वो जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, उस जितनी भी होती है उसकी जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर की मोर देन इनफ होती है। लेकिन जो कम्प्लेक्स कंप्यूटर्स होते हैं, जो एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं, जो एक वक्त में टर्मिनल का काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जो एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो सीपीयू होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वो सिर्फ सिंगल चिप नहीं होती बल्कि पूरा एक जो है कैबिनेट होता है, एक सिस्टम होता है और उसमें बहुत सारी सर्किट्स और डिवाइसेस होते हैं। तो उनका सीपीयू जो है वो ज़रा एडवांस होता है। हमारा सीपीयू सिर्फ सिंगल चिप में होता है और उस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो किसी भी सीपीयू, अब हम दिमाग में रखिएगा हम जो है माइक्रो प्रोसेसर की या सीपीयू की जो बात करें सारी इंटररिलेटेड टर्म्स हैं। ये आपके प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्क्राइब करती हैं। वर्किंग भले से वो सुपर कंप्यूटर हो या आपका माइक्रो कंप्यूटर हो या मेन फ्रेम, तमाम सीपीयूज़ की वर्किंग का तरीका सेम रहता है। ठीक है भाई। उनकी सिर्फ कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उनकी जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट हो सकता है, बाकी उसकी थ्योरेटिकल वर्किंग सेम होती है। तो हमारे पास जो सीपीयू होता है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से जो हैं 5 कैटेगरीज़ में हम उनको डिवाइड करते हैं। और जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो हमारे पास कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये वो हिस्सा होता है सीपीयू का जो कि जिसका काम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाना और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिकल कंपैरिजंस परफॉर्म करवाना इस हिस्से का काम होता है। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो बिल्कुल ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, यानी ये डाटा के फ़्लो और इंस्ट्रक्शंस को जो है मैनेज करता है कि कंप्यूटर से जो चीज़ें एग्जीक्यूट करवानी है, बहुत सारे एक ही वक्त में पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो वो तमाम प्रोसेसिंग किस तरह से परफॉर्म करवानी है, कौन से जो है डाटा को फर्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है भाई, किसको होल्ड पे रखना है, तो ये सारे काम मैनेजमेंट के कंट्रोल यूनिट करता है। तीसरा हिस्सा जो कंप्यूटर का होता है उसको हम क्लॉक कहते हैं और ये कंप्यूटर की स्पीड को डिफ़ाइन करता है, सीपीयू की स्पीड को। वैसे ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड होती है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सिर्फ आपके प्रोसेसर पे नहीं, प्रोसेसर के साथ साथ आपकी रैम कितनी है, आपकी बस स्पीड कितनी है, तो इन सारी चीज़ों से कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम खाली कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसकी स्पीड के लिए क्लॉक स्पीड का जो है ना मेजर किया जाता है। क्लॉक का मतलब होता है कि कंप्यूटर का सीपीयू का वो हिस्सा जो कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है। जितनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पल्सेस जनरेट करेगा, जितनी फास्ट पल्सेस जनरेट करेगा, उतनी ज़्यादा ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट होगी। तो ये पल्सेस को मेजर करने के लिए हम मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ का यूनिट यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास बाकी जो 4 और 5 जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स बचे हैं उनको हम मेमोरीज़ भी कहते हैं। और 4 नंबर पे जो मेमोरी है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर और कैशे दोनों ही हमारी टेम्पररी मेमोरी होती हैं कि जब तक कंप्यूटर में पावर होती है ये उस वक्त तक जो है ऑपरेट करती हैं और जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बंद होते हैं तो इनका जो डाटा होता है वो फ्लश हो जाता है, ठीक है भाई, डिलीट हो जाता है यानी। तो इनका काम क्या होता है, बोथ रजिस्टर और कैशे का, ये हमारे प्रोसेसिंग में असिस्टेंट का काम करते हैं और प्रोसेसिंग को तेज़ करने में मदद देते हैं। ये समझ लें रफ़ कॉपी की तरह हमारा काम करते हैं कि जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें जो जो आंसर होते हैं तो उनको टेम्प्रेरी तौर पे होल्ड करने के लिए हमारे डाटा को आधी प्रोसेसिंग करी एक हिस्से की एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसका डाटा, फिर उसके बाद अगले एक्सप्रेशन को सॉल्व करी उसका डाटा, फिर उन सब को कंबाइन करके मर्ज करके जो है फाइनल डाटा देने के लिए, तो ये रफ़ कॉपी का काम करते हैं कैशे और रजिस्टर्स। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है डिफाइन मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स। तो मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स हमें पता है कि भाई हमारे पास जो मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो होता है बिट। बिट का मतलब होता है सिंगल बाइनरी कैरेक्टर, या तो 1 या 0, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो एक सिंगल बिट को शो कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेमोरी की कैटेगरी में जो यूनिट आता है बड़ा, उसको हम निबल कहते हैं। लेकिन निबल जो होता है वो हमारी सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है
प्रैक्टिकली ये यूज़ नहीं होता। निबल का मतलब होता है 4 बिट्स, और प्रैक्टिकली जो हम कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के साइज़ को, वो हम बाइट्स में मेजर करते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो बाइट जो होता है वो हमारा सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट है जिससे हम फिर मेमोरी का साइज़ मेजर करते हैं। अब साइज़ की मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम चाहें तो मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना दिया है कि हमने जो है बिट सबसे छोटा होता है, ठीक है, पर प्रैक्टिकली हमारे पास 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन 8 बाइट यूज़ होता है, यानी 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। अच्छा, जब आप कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं ना, तो वो एक 1 बाइट का सिग्नल सेंड करती है, यानी कि उसके अंदर 8 0 और 1 की सीक्वेंसेस होती हैं कि 8 उसके अंदर बिट्स होते हैं और उनका जो है 0 और 1 का जो सिग्नल होता है वो डिफरेंट होता है हर की का। अगर आप 1024 बाइट्स जमा कर लें तो आप समझ लें कि आपके पास 1 किलो बाइट्स के बराबर मेमोरी साइज़ हो गया है। इसी तरीके से बहुत अच्छी बात है कि हर एक से दूसरे जो है एक्सीडिंग यूनिट में जो फ़र्क है वो 1024 का है। तो बस आप थोड़े से नाम दिमाग में रख लें और आगे पीछे की वैल्यूज़ दिमाग में रखें, तो सब में डिफरेंस 1024 का है। बाइट 1024 हुए तो वो 1 किलो बाइट के बराबर हो गए, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मेगाबाइट्स में जाना है तो आपके पास फिर वही 1024 केबीज़ होने चाहिए। फिर उसके बाद जीबीज़ में जाना है तो 1024 एमबीज़ होने चाहिए। तो इस तरीके से सब्सिक्वेंटली हमारे पास साइज़ बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और इसकी कोई हद नहीं है, आप जितना चाहें आगे बढ़ा लें। तो मैक्सिमम हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो योटा बाइट जो होता है, जो कि 1024 जेटा बाइट्स के बराबर होता है, ये बहुत बड़ा साइज़ होता है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कहता है व्हाट इज़ मीन बाय बैकिंग स्टोरेज, डिस्कस डिफरेंट स्टोरेज मीडियाज़। बैकिंग स्टोरेज का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल डाटा स्टोरेज, यानी वो स्टोरेज मीडियम जिसको पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पावर नहीं है, लाइट नहीं है, कोई मसला नहीं, उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो फिर भी सेफ़ रहते हैं। तो ऐसे स्टोरेज मीडिया को हम बैकिंग स्टोरेज मीडिया कहते हैं। अब इसकी मिसाल हमारे पास हार्ड ड्राइव की सूरत में, ये जो हार्ड डिस्क होती है उसका डाटा लाइट जाने से अफेक्टेड नहीं होता। तो जो डाटा हम हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाए, ठीक है, पावर फेलियर की वजह से, तो हम जब नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को जो है स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे कंटेंट्स वैसे के ही वैसे मौजूद होते हैं। इसी तरह हार्ड ड्राइव की तरह हमारे पास और दूसरा जैसे CD रोम हो गए, तो CD रोम जो होती है हमारे वो भी यही करती है कि उसका डाटा जो होता है परमानेंट होता है। आपकी फ्लैश ड्राइव का भी डाटा परमानेंट होता है, फ्लॉपी डिस्क का या आपकी टेप ड्राइव, ये सब के सब हमारे पास यूज़ होते हैं बैकिंग स्टोरेज मीडिया के तौर पे। अब जो कि आज टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो अब हमारे पास एक और नई टेक्निक है डाटा को स्टोर करने की, वो है क्लाउड सर्वर्स। तो जिसमें आपका डाटा जो होता है वो एक रिमोट लोकेशन के ऊपर सेव होता है और आप उसे दुनिया में किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास एक बैकिंग स्टोरेज की एक मिसाल है। तो हार्ड डिस्क की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, चूँकि उन्होंने कहा है डिस्कस डिफरेंट स्टोरेज मीडियाज़, तो आपने छोटी छोटी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है उसकी, ठीक है ना, तमाम स्टोरेज डिवाइसेस की, हार्ड डिस्क की, CD रोम की और फ्लॉपी डिस्क वगैरह की, ठीक है ना। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई से भी एटलीस्ट 3 जो डिवाइसेस हैं उनको ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको जो है हार्ड डिस्क के बारे में बता देते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी फिक्स डिस्क भी कहलाती है, हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। और फ्लॉपी डिस्क से मुकाबले में इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है और ये ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है भाई। इसका काम करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिस्क्स होती हैं और उन तमाम डिस्क जो होती हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, और उस मटेरियल की मदद से जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकली जो है डाटा सेफ़ रहता है, ठीक है भाई। अब उस डाटा को हम सेव करते कैसे हैं और रीड कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर 2 जो है वर्टिकल आर्म्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 हमारे पास स्ट्रेट जो हैं आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरी हार्ड डिस्क गोल घूमती रहती है और वो उसके ऊपर जैसे पुराने ज़माने का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो उस तरीके से जो है वो कॉर्नर से लेकर के, सेंटर से लेकर के रेडियस के बिल्कुल सर्किल के कॉर्नर तक जो है वो मूव करते रहते हैं बैक एंड फोर्थ। तो उसकी मदद से जो है वो तमाम पूरी डिस्क के ऊपर डिस्क अपनी पोजीशन सिर्फ स्पिन रोटेशन के ज़रिए चेंज करती है और आर्म्स जो होते हैं वो अपना लेफ़्ट राइट मूव करते रहते हैं अप एंड डाउन। तो उसके अप एंड डाउन की वजह से डिस्क की तमाम सेक्टर्स तक जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस डिस्क के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है उसकी मदद से ही जो डाटा होता है उसके ऊपर वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली सेव रहता है और उसको लाइट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमारे पास एक डिवाइस था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास बैकिंग स्टोरेज के तौर पे यूज़ होता था, लेकिन ये हार्ड डिस्क
के जो है ना आने के बाद ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंटली यूज़ नहीं होता। एक तो इनका स्टोरेज साइज़ बहुत छोटा होता था, ठीक है, ये ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को जो है ना सेव नहीं कर सकते थे, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं थी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो अब ये ऑब्सोलीट होगा, अब जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं तो उसमें तो ये फ्लॉपी डिस्क अब अवेलेबल होते भी नहीं है। फ्लैश मेमोरी हमारे पास ऐसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप होती है जो कि जो है फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग करती है, और अब हमारे पास जो हार्ड डिस्क के बजाय जो मुख्तलिफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं वो फ्लैश मेमोरी की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी होती हैं, क्योंकि काम की स्पीड उनकी जो है हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो डाटा को रीड और राइट बहुत तेज़ी के साथ कर सकती हैं। तो वो जस्ट लाइक एक रोम चिप काम करती हैं, ठीक है ना। तो उनको उनकी टेक्नोलॉजी महंगी होने की वजह से जो है एसएसडी ड्राइव्स जो होती हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो होती है वो जो है बहुत फास्ट होती है, और उनका डाटा भी जो है, जैसे आपको पता है कि रोम चिप का डाटा रिटेन रहता है, तो उसी तरह उनका डाटा भी रिटेन रहता है, उसको भी पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारे पास जो हैं सीडी रोम ड्राइव्स हैं, तो सीडी रोम ड्राइव्स जो होती हैं वो ऑप्टिकल ड्राइव्स भी कहलाती हैं, और उसके अंदर भी जो है डाटा को उसी तरीके से एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि प्लास्टिक डिस्क के ऊपर कवर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क होती हैं वो होती भी मेटल की और उनके ऊपर कोटिंग भी मेटल की होती है, और यहाँ पर हमारे पास सीडी रोम जो होती है वो एक प्लास्टिक बेस्ड डिस्क होती है जिसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, और फिर लेज़र की मदद से जो सीडी रोम ड्राइव के अंदर लेज़र होती है उसकी मदद से उसके ऊपर डाटा को राइट किया जाता है, और उस प्रोसेस को बर्निंग डाटा भी कहते हैं, और उसी लेज़र की मदद से उस डाटा को रीड भी किया जाता है। मैग्नेटिक टेप्स जो है हमारा सबसे चीपेस्ट बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस का तरीका है, यानी कि सबसे चीपेस्ट मीडिया है वो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, लेकिन जो है ये ऑब्सोलीट मेथड है, इसको सिर्फ हमें लार्ज स्केल पे सिर्फ डाटा फाइल्स का बैकअप बनाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, बाकी और ज़्यादा इसको प्रोसेसिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको अगर जो है याद हो अपने पुराने दौर की कैसेट्स वगैरह, तो जो पहले गाने वगैरह हुआ करते थे तो वो इस तरह से हमारे पास कैसेट्स में आया करते थे, तो उसमें एक ऊपर जो है वो एक ब्राउन कलर की रील होती थी जिसके ऊपर जो है प्लास्टिक मटेरियल होता था, उसके ऊपर भी यही मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती थी, और उसमें जो है डाटा जो होता था वो सेव होता था। मैग्नेटिक टिप्स जो होती हैं इनके अंदर जो एक्सेस मैकेनिज़्म होता है, यानी डाटा को रीड और राइट करने का जो तरीका होता है वो सीरियल होता है, और इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप इस डाटा को एक्सेस करते हैं तो ये हमेशा सीरीज़ में चलता है, यानी कि पहला डाटा रीड करने के बाद ही आप दूसरे ब्लॉक तक पहुंचेंगे, बिना उसको जो है फॉरवर्ड किए या बिना उस पर से गुजरे हुए आप डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट या प्ले नहीं कर सकते। अच्छा, अभी उसके बाद अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात, अब हम जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें उसी पैरामीटर के अंदर रहते हुए सोचना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आप जो है बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ेंगे कि कब जब प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करते हैं तो उस वक्त हमारे पास स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, पर यहाँ हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का मतलब ये है कि हम जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई हमारी एप्लीकेशन जब जनरेट हो रही होती है तो उस वक्त हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं। तो इन स्टेप्स में सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी आप किस चीज़ का कंप्यूटर की मदद से सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। जैसे चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया तो उसके पीछे वजह क्या थी, उसको प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे उस वक्त कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो कि ऐसी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को, डिफरेंशियल या कैलकुलस की इक्वेशंस को जो है रीडली एक्यूरेटली जो है सॉल्व करके उसका चार्ट बना सके। यानी कि उन तमाम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता था, और फिर जब ह्यूमंस परफॉर्म करते थे वो कैलकुलेशंस तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते थे। बिना एरर के बार बार कैलकुलेशन करना और जो है लार्ज स्केल पे करना, तो उसके लिए एक मशीन हमें चाहिए थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसने जो है पहले सोचा, उसको डिफ़ाइन किया, फिर उसके लिए प्लान किया, ठीक है। तो इसी तरह जब हम कभी भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पर, तो हमें पहले अपने तमाम के तमाम बेसिक क्वेश्चंस को आंसर देना चाहिए जिनमें ये होते हैं कि आपके प्रोग्राम का मकसद क्या है और इसकी मदद से आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और कौन इसका यूज़र है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा, आउटपुट इसका कैसे निकलेगा, आपके पास रिसोर्सेज कितनी हैं,
इस प्रोग्राम को या इफ़िशेंटली डिज़ाइन करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देख करके जो है फिर आप सॉल्यूशन प्लान करते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपके पास प्रॉब्लम डिफ़ाइन हुआ होगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी कि मुझे ये चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर लाजमी चाहिए हैं, तो फिर उसकी प्लानिंग करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। जब आप उसके मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डिसाइड करेंगे तो हर सॉल्यूशन का आपने एक तरतीबवार डायग्राम बनानी होती है, जिसको हम एल्गोरिथम डेवलपमेंट कहते हैं। मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में से जो हम बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे तमाम रिसोर्सेज के ऊपर पूरा उतरेगा, तो फिर उस सॉल्यूशन को हम फिर और ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमें इस तरीके से अगर अपनी जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अपना प्रोग्राम जो बनाना है, तो हमें उसके लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, हर स्टेप पे क्या काम होगा, उस सब की कंप्लीट डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन होती है वो एल्गोरिथम कहलाती है। और फ्लो चार्ट इसी स्टेप पे बनाया जाता है। फिर उसके बाद जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ भाई ये हमारा प्रोग्राम का जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम होना है। फिर आप उनकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर जो है प्रोग्राम बनाया था, ऑड नंबर्स का टोटल किया था, तो हमने बेसिक GW बेसिक के ऊपर कर रहे थे, तो हमने बेसिक की प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ करी, वहाँ के उसके लूप को इस्तेमाल करते हुए किया। यही काम हम बहुत आसानी से किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी कर सकते थे। वहाँ उसके सिंटैक्स, उसके कोड्स डिफरेंट होते। तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर हमें कोडिंग और कंपाइलिंग करके अपना प्रोग्राम जनरेट करना होता है। फिर प्रोग्राम जनरेट होने के बाद अगला स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है टेस्टिंग और डीबगिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है प्रोग्राम बना लिया, आप उसको रन करो कि भाई चेक कर लो उसमें कोई एरर तो नहीं है, किसी किस्म की हमने सिंटैक्स एरर, कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई लॉजिकल एरर तो नहीं किया। तो ये चीज़ें बार बार जब हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो उसको हम टेस्टिंग और डीबगिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जब फाइनली हम अपने प्रोग्राम के सारे बग्स रिमूव कर लेते हैं, तो फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का, कि जिस जगह जिस सिनेरियो में हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फिर वहाँ पर उसको इंटीग्रेट करते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो लोग उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेंगे या जो उससे अटैच होंगे, तो उनको उसको समझने में या उसको काम करने में एक गाइडेंस के तौर पे एक उनके पास मैनुअल मौजूद हो, ठीक है भाई। और अगर हमें भी फ्यूचर में उसमें कोई अपग्रेड करनी हो तो हमारे लिए आसानी हो, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए रिवाइज करके उसमें अपग्रेड कर दें। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है भाई। थैंक यू।